सभी का मैं मेरे इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और देखिए, आज का जो विषय है ये हमारा दूसरा इस सीरीज में दूसरा लेक्चर है, जिसका नाम है मधुमेह प्रमेय आयुर्वेद व्यू पॉइंट। आयुर्वेद, उस दिन हमने ये सीखा कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के टाइप्स क्या है, इथियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे होती है डायबिटीज, और उसका इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली के ऊपर, तो देश के ऊपर। आपको याद होगा मैंने पिछली बार ये बताया था कि अराउंड 900 करोड़ सरकार का लगता है डायबिटीज की मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल बेड पे ट्रीटमेंट हो रही हो आपकी, चाहे आपको दवाइयां खा रहे हैं उसका पैसा लग रहा है, भले ही पैसा आपका जा रहा हो लेकिन देश का पैसा लग रहा है, तो इट इज एन इकोनॉमिक बर्डन ऑल्सो ऑन दी फैमिली। तो इतना उस दिन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि हाउ इज डायबिटीज अंडरस्टूड इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में डायबिटीज नाम की कोई बला है भी या नहीं है, और अगर है तो उसको मधुमेह कहेंगे या प्रमेह कहेंगे, इनका अर्थ क्या है, और ये सिंड्रोम्स को कैसे समझा जा सकता है। हम कैसे बताएंगे ये मधुमेह है, ये प्रमेह है, ये डायबिटीज ही है, और कोरिलेशन डायबिटीज की कौन सी स्टेज मधुमेह होगी, कौन सी स्टेज प्रमेह होगी, या इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्या वर्ड, सिनोनिम्स हैं क्या, और इन दोनों की प्रमेय मधुमेह की संप्राप्ति क्या है, हेतु क्या है, रूप क्या है, पूर्व रूप क्या है, और उसकी भेदावस्था क्या है, और इनकी प्रमेय मधुमेह में या डायबिटीज के अलग अलग स्टेजेस में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये आज हम लोग प्रयास करेंगे समझने का मेरी इन स्लाइड्स के थ्रू। मेरे स्लाइड्स दिख रही हैं डॉक्टर रंजीत? है सर। हाँ, दिख रही है ना? हाँ सर, स्क्रीन आ बिल्कुल। रहा है? हाँ हाँ, आ ओके। रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो बीमारियां ऐसी हैं आयुर्वेद में जो डिट्टो लगभग 80-90% आज का जो वर्णन है डायबिटीज का, इतना साइंस तरक्की करने के बाद भी लगभग वैसी की वैसी मिलती हैं पुराने शास्त्र में। पुराने शास्त्र का अर्थ क्या हुआ कि आप इसको 6000 साल 7000 साल पुराना जो हमारा आयुर्वेद लिखा गया है, ऋग्वेद में प्रमेय और मधुमेह के वर्णन है, तो उसकी तुलना जब आज के डायबिटीज से करते हैं तो ऐसा लगता है, हैरानगी होती है, बहुत आश्चर्य होता है कि इतना ज्ञान हमारे लोगों को, हमारे आचार्यों को कैसे था कि आज भी वही के वही सिद्धांत, वही की वही बात, वही क्लासिफिकेशन, वही हेतु, और उस व्याधि का डिस्क्रिप्शन भी वही। ऐसी दो सबसे जो मिलती जुलती बीमारियां हैं एलोपैथी और आयुर्वेद में, उसमें एक मैं हमेशा कहा करता हूं, एक मधुमेह है या प्रमेह है, और दूसरी रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे आम बात कहते हैं। प्रमेह की तो बहुत सारी बात होगी, आम बात के बारे में एक थोड़ा सा मैं बता दूं। आम बात में ये कहा जाता है कि ये आमाशयोत्थ व्याधि आमाशय से होती है। स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायामम कुर्वता तथा, यानी स्निग्ध खाना खा के आपने व्यायाम किया, यानी आम की उत्पत्ति हुई, और वो आम जो रस है वो जब एसिमिलेट हुआ शरीर में, चला गया धातुओं में, तो जहां भी जाके बैठेगा वहां आम के लक्षण उत्पन्न करेगा, और संधि स्थान में जाके जहां बैठेगा वहां वो आमवात क्रिएट करेगा। इसी का एलोपैथिक स्वरूप देखिए। इसका एलोपैथिक स्वरूप क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंटीबॉडीज बनती हैं। वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंटीबॉडीज, they are absorbed into the system and they go and lodge into the joint spaces. Exactly मैं वर्ड मेडिसिन की बुक के बोल रहा हूँ। जॉइंट स्पेसेस में, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो संधि स्थान में जाके आम जो है संधि स्थान में चला गया और उसने आमवात क्रिएट किया, वायु के स्थान में चला गया, ये भी कहते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बॉडीज, यानी एलोपैथी में भी वो आमाशयोत्थ व्याधि है और जाके जॉइंट स्पेसेस में बैठा है। जैसे हम कहते हैं कि
वायु के स्थान में बैठ गया और जिस जिस संधि में जाके बैठा वहां आमवात उत्पन्न हो गया। सिमिलरली ये रोगों में सिमिलैरिटी एक आमवात में बहुत है और प्रमेय में तो हूबहू। आप बताइए, आप शुगर का टेस्ट करते हैं आज भी, आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा हुआ, उस समय शायद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये ग्लूकोस्ट्रिक्स, ये सब नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मूत्रे अभिदवंती पिपीलिकाश्च, मूत्र के ऊपर चींटियां आती हैं, शुगर है, इक्षुमेय का नाम दिया। इक्षुमेय मतलब गन्ने के रस के जैसा वो हो रहा है। इक्षुमेय के साथ और बहुत सारे ऐसे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कितने ही प्रकार हैं, जिसमें क्षौद्र में, मधुमेह, जिसमें मीठा यूरिन त्याग होता है, यानी यूरिन में ग्लूकोज है या कोई ग्लूकोज जैसा कोई दूसरा द्रव्य है जिससे उसमें मिठास। तो देखिए, पहले भी वही सिद्धांत था, आज भी वही सिद्धांत है। तो मैं उस रेफरेंस के साथ ये बात कर रहा हूं कि ये जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताया है प्रमेय या मधुमेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के सिद्धांतों से बहुत सारा मिलता जुलता है, हेतु बिल्कुल वैसे हैं जो आज बताए जा रहे हैं प्री डायबिटीज या डायबिटीज की। और इतना ही नहीं, टाइप 1 डायबिटीज का भी उन्होंने ये कहा कि ये कृष्ण प्रमेही है, कृष्ण प्रमेही है, जाता मधुमेहिनो, मतलब जाता मधुमेही है, और इसको कृष्ण प्रमेही भी कहा गया। वर्णन कहाँ मिलता है? चरक में, निदान स्थान में, चिकित्सा स्थान में, संतर्पण जन्य व्याधि चरक में इसको कहा गया है, सुश्रुत में इसको 5वें अध्याय में निदान स्थान में और 11वें अध्याय में चिकित्सा स्थान में वर्णन है। और जेनेटिक फैक्टर यानी जाता प्रमेही, ये बड़ा खुल के बोला गया है शास्त्रों में, जाता प्रमेही न साध्योक्ता साही बीज दोषा, वो बीज दोष से है, इसलिए वो तो ठीक हो ही नहीं सकता, इस प्रकार के रेफरेंसेस में। और सेपरेट चैप्टर ऑन मधुमेह, मधुमेह के ऊपर सुश्रुत संहिता में अलग से पूरा अध्याय है, प्रमेय अलग है, मधुमेह अलग। अगर आप हेतु देखेंगे तो सबसे पहला जो श्लोक हम लोगों को बीएमएस में पढ़ाया जाता है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसापयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच्छ सर्वम। कफ बढ़ाने वाले हर कोई द्रव्य, कफ यानी शरीर में जो मोटापा करने वाले द्रव्य हैं, जो ओबेसिटी करने वाले द्रव्य हैं, वो सारे के सारे द्रव्य, उसमें चाहे आशा सुखम हो, आप बहुत सोते हो, दोपहर में नींद लेते हो, और सुख स्वप्न सुखम, नींद में आलस है, नींद सोते भी हैं और आलस भी करते हैं बहुत, दही भी बहुत खाते हैं, ददीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसाद पयांसी, मतलब ऐसी सब चीजें जिससे कफ का विकार हो रहा है, ऐसे खान पान लेते हैं आप, दूध का बहुत इस्तेमाल करते हैं, नवान्न पानम, नए जो अन्न है वो कफ से ओतप्रोत होते हैं, उससे कफ बहुत बढ़ता है, इसलिए चावल भी खाएं तो पुराना खाएं, ऐसा विधान आयुर्वेद में है। गुड़ वैकृतम, गुड़ की जितनी भी विक्रियाएं हैं, चाहे गुड़ हो, शक्कर हो, या गुड़ से बना हुआ और कुछ भी हो, ये सारे प्रमेय करने वाले हेतु हैं। अब बताइए मुझे, आज के जो प्री डायबिटीज उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था पहले सेशन में, आपको लगता नहीं कि बिल्कुल वही का वही है, कि आशा सुखम भी है, आलसी है, वजन बढ़ाने वाली चीजें ले रहा है, वजन बढ़ रहा है, कफ कृच्छ सर्वम, सारा ही वजन बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ देखिए, दिवा स्वप्नम, ये सुश्रुत का निदान देखिए, चरक ने तो कहा ही है, सुश्रुत के निदान को भी देखिए, दिवा स्वप्नम अव्यायामम, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसमें और जोड़ दिया कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप यू आर लायबल टू गेट प्रमेय मधुमेह। आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर वेद द्रवन्न पानम सेविनम, तो ये सारे हेतु प्रमेय को करने वाले हैं। प्रमेय क्या है, इससे पहले कि हम लोग डिटेल में इसके ऊपर जाएं प्रमेय और मधुमेह के बारे में, क्योंकि अभी जो फैक्टर्स हैं वो चल रहे हैं, अभी बात चलती जाएगी तो आपको शुरू से ही समझ में आना चाहिए कि प्रमेय और मधुमेह से मैं क्या समझता हूँ।
देखिए, प्रमेय जो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है वो प्रमेय है, ग्राफली ये समझ लीजिए। ये जो हेतु आपने देखे, या इसको अपथ्य निमित्तज भी बोलते हैं। अपथ्य मतलब जो कुछ भी बेकार की चीजें खाने से कफ वृद्धि के जितने भी द्रव्य हैं वो सब खा खा के अपना कफ जिसने बढ़ाया, अपना शरीर बढ़ाया, ओबेसिटी बढ़ाई है, वो प्रमेय है, न्यूली डायग्नोज प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है? पुराना होने पर कालीन अप्रतिकारण मधुमेह में परिवर्तित होता है। मैं ये समझता हूं कि प्रमेय न्यूली डायग्नोज्ड टाइप 2 डायबिटीज है, और टाइप 2 जब पुराना हो जाता है तो उसको भी मधुमेह कहा जाएगा। बहुत पुराना हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस हो गई, या पहले कफज प्रमेय से शुरू हुआ, फिर वातज पित्तज हुआ, फिर वातज प्रमेय हुआ, तो वातज प्रमेय का ही एक टाइप ये मधुमेह है, तो वो मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा लिखा गया है कि ये शुरुआत में, आप देख लीजिए, छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले 80 किलो का था और उसको प्रमेह हो गया या डायबिटीज हो गई, आज आप देखेंगे वो 60 किलो का रह गया है। यानी कफ उसका जो कफ विकार था धीरे धीरे वो वात की तरफ जा रहा है। बीच में उसको हाथ पैर में जलन भी हो गई और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कफ से वो पित्त में चला गया, पित्त से वात में चला गया, और लास्ट में मधुमेह आ गया। तो इतना अगर आप समझ गए तो इसके आगे हम जा सकते हैं। ये सारे सावर फूड्स, अनकोस ऑयली फूड्स, लिक्विड फूड्स, हैवी टू डाइजेस्ट, स्लिमी डाइट्स, ये सारा मैंने श्लोकों का ही रूपांतर करके यहाँ अंग्रेजी में लिखा है। लाइफस्टाइल में लेजी रहना, एक्सेसिव सिटिंग, एक्सेसिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, ये सारी चीजें हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत सारा रोल इसमें बताया गया प्रमेय में। तो इसमें विषाद यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बाइपोलर डिजीज में ये व्याधि होने का खतरा रहता है। अभी देखिए किसको होता है? दौड़ के जैसे पक्षी शाम को वापस अपने घर में आता है, दौड़ के शाम को कहीं भी रात हो गई, दौड़ के अपने घोंसले में आ जाएगा, उसी पेड़ पे जहां उसने घोंसला बनाया। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा परहेज नहीं करेगा, बहुत खाएगा, स्नान और संक्रमण आदि वगैरह से द्वेष करेगा, यानी संक्रमण से द्वेष मतलब एक्सरसाइज, चलना भी पसंद नहीं करता, एक्सरसाइज की तो बात छोड़िए, जिम वगैरह जाने की तो बात छोड़िए, वो चलना भी पसंद नहीं करता ऐसा व्यक्ति। और वो बहुत जल्दी जैसे पक्षी वापस आता है अपने घोंसले में, ऐसे प्रमेय को लेके वो जल्दी से मरने की तरफ जाता है। मरने की तरफ यानी कॉम्प्लिकेट होके he will go on deteriorating very fast। तो मंदोत्साही हो, अति स्थूल हो, अति स्निग्ध हो, महाशन हो, मृत्यु प्रमेय रूपेण क्षिप्रमादाय, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु जल्दी आती है। यानी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि डायबिटीज से कोई मरता नहीं, प्रमेय से कोई मरता नहीं। जिसकी भी मृत्यु होती है डायबिटीज के प्रमेय की कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु होती है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस में जाता है और उसको या तो गैंग्रीन हो जाएगा, या उसको किडोएसिडोसिस हो जाएगा, मर जाएगा, या हाइपरग्लाइसेमिक कोमा हो जाएगा, या फिर उसको न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो हम कल चर्चा करें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा करने वाले हैं। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स देखिए आयुर्वेद का इतना अच्छा दिया है। प्रोड्रोमल सिम्टम्स, दंतादिनाम मलाडेयत्वम, दांतों में और बक्कल कैविटी में ओरल हाइजीन खराब हो गया, मलाडेयत्वम यानी चिकनाहट है, गंदगी है, बास आ रही है, प्रागरूपम पानी पीते, तो पानी पादेयो दाह, हस्त और पैर में जलन होना, ये उसके पूर्व रूप है। दांत चिकनता देखो, चिकनता भी होती, शरीर में ऐसा स्लिमी सा फील होता है, बहुत सारी प्यास लगती है, और मीठा मीठा टेस्ट आता है। अपने टेस्ट बड्स का बक्कल कैविटी में मीठा टेस्ट आएगा। सामान्यम लक्षणम तेषाम, मतलब मुख्य लक्षण क्या है? प्रभूत और अविल मूत्रता, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है,
और वो आविल भी है, उसका नॉर्मल वाटरी कलर नहीं है यूरिन का जो आपका रोज सुबह शाम होता है, उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी है। और इसमें एक लाइन की तरफ आपका मैं ध्यान देना चाहूंगा, ये श्लोक मैंने इसलिए लिखा है, दोष दूष्य विशेषे अपि तत्संयोग विशेषता मूत्र वर्ण आदि भेदेन वेदों में येषु कल्पते। जो 20 प्रकार का प्रमेय बताया हुआ है वो केवल मूत्र वर्ण आदि भेदेन यानी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन के ऊपर उन्होंने वर्गीकरण किया हुआ है। उसका शायद प्रमेय से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना ना हो, क्योंकि वही एकमात्र कड़ी है जो पूरी डायबिटीज से नहीं जुड़ती। बाकी हर संप्राप्ति हेतु हर चीज डायबिटीज से जुड़ती है, प्रमेय की और मधुमेह की। ये जो 20 प्रकार के प्रमेय बताए हुए हैं वो नहीं जुड़ते हैं। वो शायद इसलिए है कि मूत्र वर्णादि भेदेन, वो डायबिटीज की वजह से इतने सारे जो कलर्स आ रहे हैं, अलग अलग दोषों का जो संसर्ग हो रहा है, उसकी वजह से अलग अलग कलर्स निर्माण हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका 20 प्रकार के ये प्रमेय रोग बताए हुए हैं। इससे हम समझते क्या है, दंतादिना मलाडयत्व टार्टर, मतलब चिकनाहट, उसमें ऊपर एक लेयर जमा हुआ है, हस्तपाद दाह बर्निंग है, दाह चिकनता, ऑयली स्किन है, तृष्णा एक्सेसिव थर्स्ट, मधुरास्यता स्वीटनेस इन द माउथ, प्रभूत मूत्रता एक्सेसिव यूरिनेशन, टर्बिड यूरिनेशन, मधु समान वर्ण, यूरिन हैज द कलर ऑफ हनी। इस पे एक सेकंड रुक जाते हैं। देखिए, नॉर्मली व्हाइट ये कलरलेस पानी के जैसा होता है, हल्का सा पीतापता लिए हुए, लेकिन जब हनी के जैसा होगा तो इसका मतलब ग्लाइकोस यूरिया बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा निकल रही है। तो मधुमेह है, मधु समम जायते। मधुमेह किसको कहते हैं? जब यूरिन मधु के जैसा हो रहा है। मधु के जैसे का अर्थ क्या है? मधु के जैसी कंसिस्टेंसी, मधु के जैसा वर्ण और मधु के जैसी स्मेल। जब, क्योंकि कहा है ना उन्होंने मूत्र वर्णादि भेदेन वेदों में येषु कल्पते, तो उसकी स्मेल वगैरह कंसिस्टेंसी सब मधु के जैसी है। ये कब होगा? जब बहुत ज्यादा आपको यूरिन में शुगर जाएगी, ग्लाइकोज यूरिया बहुत ज्यादा होगा। और जो स्मेल की बात कर रहा है, शायद कीटोन स्मेल की बात हो रही है। अलग से जो स्मेल आती है यूरिन में मधु के जैसी, वो कीटोन की स्मेल से मैच कर सकते हैं आप। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब कीटोएसिडोसिस होगा तो प्रोबेबली ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है मधुमेह, इसीलिए उसमें यूरिन इस तरह का आएगा। अंग गंध पूरे बॉडी से बैड ओडर आएगी, फ्लैसिडिटी ऑफ मसल्स, अब उठने की इच्छा ही नहीं होगी, ढीला ढाला लगेगा, शयन आसन, स्वप्न सुख, डिजायर फॉर सेडेंटरी लाइफ और गलत आलू शोष इत्यादि ये लक्षण बताए हुए हैं। जेनेटिक फैक्टर हमारे आयुर्वेद में ये बड़ा एक स्पेशल फीचर है। देखिए, हेरिडिटी की जहां बात आई तो उन्होंने शास्त्रज्ञ ने क्या कहा, ये टीका में से मैंने लिया है। एक होता है बीज, जिसको कहते हैं स्पर्म, एक होता है बीज भाग जो उससे छोटा है। स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर बीज भाग अवयव, ये शास्त्रोक्त टर्म्स हैं। बीज भाग अवयव यानी जीन्स, उसकी और छोटी जो इकाई है, छोटी यूनिट है, दैट इज ए जीन। तो इसी के थ्रू हमारी जो जेनेटिक्स है वो चलती है। जाता प्रमेही मधुमेह नोवा, जाता मतलब कंजेनिटल, जन्म से ही। कौन सा डायबिटीज होगा? इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 1। जाता प्रमेही मधुमेह नोवा न साध्योक्ता है सही बीज दोष। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये बीज दोष से है और ये न साध्योक्ता, इसको क्योरेबल नहीं बताया हुआ है, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, क्योंकि उस समय शायद इंसुलिन नहीं थी, शायद हमारे पास इंसुलिन के विकल्प नहीं थे, या हम लोग अपने शास्त्र में इंसुलिन के विकल्प ढूंढ नहीं पाए अभी तक। तो इसलिए somebody is making a drawing on my screen.
तो इसलिए वो विकल्प नहीं थे, इसलिए शायद जाता प्रमेही या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज शायद क्योरेबल नहीं था। आज भी आयुर्वेद में वो क्योरेबल नहीं है। शायद हम लोग वो फॉर्मूला अगर इंसुलिन रही भी होगी तो हम लोग ढूंढने में नाकाम रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा शास्त्र अधूरा है, प्रोबेबली हम खोज नहीं पाए हैं। ये चापि केचित कुलजा विकार भवंती तास्तान प्रवदंती असंध्या। देखिए, कल भी मैंने दो बात कही थी पिछले लेक्चर में, कि पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि ये HLA B27 सॉरी HLA टाइपिंग हिस्टोकम्पैटिबल ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होती हैं, जो बीज दोष से, यानी जब गर्भ की धारणा हुई उसी समय एक ऐसे जीन का निर्माण हुआ जिससे डायबिटीज होना तय है। लेकिन ये फैमिलीज में रन नहीं करता है। फैमिलीज में कौन सा रन करेगा? ये चापि केचित कुलजा विकारा भवंती, यानी जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है, ओबेसिटी ऑनसेट है, या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है, या अपथ्य निमित्त प्रमेय है, वो फैमिलीज में चलता है, वो हेरिडिटरी है। लेकिन जाता प्रमेही जो है टाइप 1, वो हेरिडिटरी नहीं है, वो बीज दोष से है। लेकिन वो बीज दोष की निर्मित कब हुई? जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तब जेनेटिक कुछ चेंज हुआ। इट मे नॉट रन इन फैमिलीज। दोनों माँ बाप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक हैं तो बच्चा इंसुलिन डिपेंडेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं दो प्रमेयो भवतो सहजो निमित्तजा, यानी दो प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने पहले कह दिया। एक टाइप 1 है जो सहज है, जो जन्म के बाद कभी भी एट ए स्मॉलर एज आपको आ सकता है, वो सहज है, वो बीज दोष से है। आप उसका जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे, आपको जेनेटिक प्रोफाइलिंग प्राप्त पॉजिटिव मिलेगी। दूसरा है अपथ्य निमित्तज, यानी जो हमने गेन किया है खा के, अपना वजन बढ़ा के, BMI को बहुत ऊपर रख के, आलस्य से और कफकृत प्रमेय हेतु कफ से कफ करने वाला हर प्रकार का हेतु का सेवन हम लोगों ने किया है। तो यही इसमें मैं दिखाना चाह रहा था, बाकी तो सब हम लोगों ने पहले हैंडल किया है। पैथोजेनेसिस क्या है? देखिए, दोष ये त्रिदोषज व्याधि, वातज पित्तज कफज। ऑफ कोर्स कफ प्रेडोमिनेंट है क्योंकि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष। दोष विशेष कौन सा? श्लेष्मा। कौन सा श्लेष्मा? बहुद्रव। अब देखिए, यहां एक सेकंड के लिए रुकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये सर, ये मैं एक बार फिर से इनको, मीटिंग 1 मिनट के लिए बंद होगी, 30 सेकंड के लिए, ये कोई एक्टिविटी कर रहा है। ये कोई मेरे स्क्रीन के ऊपर ये लाइन कौन लगा रहा है? मेरे यहाँ से तो नहीं लगती है। सर, कोई लगा रहा है। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है। एक मिनट, शायद वो इसमें मैंने उनको हटा दिया सर। हटा दिया। आपको पता चल गया कौन कर रहा था? हाँ सर, नाम तो नहीं पता, बस जूम ने उसको सस्पेक्ट कर लिया है तो। अच्छा, ठीक। देखिए, दोष त्रिदोषज है, वातज पित्तज कफज है, तीनों ही दोषों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। बहुद्रव श्लेष्मा, यहां मैं कह रहा था कि 1 मिनट के लिए हम लोग रुकते हैं। बहुत श्लेष्मा की संरचना आप देखिए, पंचभौतिक संरचना देखेंगे तो पृथ्वी और जल है। जब बहुद्रव श्लेष्मा कहा तो यानी ऐसा कफ जिसमें जलीयांश बहुत ज्यादा हो गया है, यानी पृथ्वी का अंश बहुत कम हो गया है। पृथ्वी शरीर में क्या करती है? स्थैर्य लाती है, स्थिरता लाती है, और द्रवांश क्या करता है? मोबिलाइज करता है हर चीजों को। तो जब बहुद्रव श्लेष्मा हो गया तो सारी धातुओं का क्षरण होके
क्योंकि वो जलीय अंश बहुत ज्यादा हो गया है। धातुएं सभी धातुओं का क्षरण होके मूत्र मार्ग से धातुओं का क्षरण शुरू हो जाता है और उससे फिर आगे की जो संप्राप्ति है वो चलती है। तो ये मैं बताना चाह रहा था बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषण। दूष्य क्या है? सारी ही धातुएं दूष्य हैं, अदर देन वन विच इज पृथ्वी, सॉरी विच इज अस्थि। देखिए यहाँ ये मैं गिनाता हूं, कफ सपित्त पवनश्च दोषा मेदो अस्र। अभी देखिए मेद अस्र, अस्र यानी रक्त, शुक्र, अंबु, वसा, लसिका, मज्जा, रसोजा, पिशितम च दूषित। ओज भी है, अंबु भी है, हर चीज, रस धातु भी है। जिस में भी द्रव्य अंश है, जलांश है, खाली अस्थि में जलांश नहीं है तो उसमें ये संप्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें पृथ्वी और आकाश ये दो है, उसमें जल नहीं। तो इसलिए ऐसी सभी इस प्रकार से पिशितम च दुष्या प्रमेय नाम विंशतिरेवमेहा। इन्होंने भी कहा प्रमेय की 20 टाइप्स। स्रोतस में मेदो है और मूत्रवय स्रोतस अफेक्टेड है। पैथोफिजियोलॉजी आप इसके संप्राप्ति देखेंगे, दोष प्रकोप होता है, धातु शैथिल्य होता है, क्योंकि बहुद्रव श्लेष्मा से अब हर धातु में हर धातु के अंदर का पृथ्वी अंश कम होता है और द्रव्य अंश ज्यादा होता है, तो वो धातुओं का क्षरण होना आवश्यक हो जाता है। फिर ऐसे में तो बहुद्रवत्व ऑफ कफा, देह संचार, ये बहुद्रव श्लेष्मा पूरे शरीर में जा रहा है। और मेद और क्लेद, अबद्ध, क्लेद भी कौन सा? अबद्ध यानी असंहत, जो बंधा हुआ नहीं है, गठा हुआ नहीं है, उसमें भी बहुद्रव श्लेष्मा है। तो सारी धातुएं द्रव होके उनका क्षरण हो गया, धातु क्षय हो गया, एंड दैट हैज गिवन राइज टू मधुमेह एंड प्रमेह। क्लासिफिकेशन में कितने टाइप का है ये? वात दोषों के हिसाब से देखा जाए, वातज, पित्तज, कफज, और इसकी अपनी अपनी टाइप्स हैं। वातज 4 है, पित्तज 6 है, कफज 10। और हेतु के हिसाब से ये अपत्य निमित्तज है, सहज है और कुलज। अपत्य निमित्तज यानी आपने खुद कमाया हुआ, और जेनेटिक कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है तो कंजेनिटल है, और हेरिडिटरी है तो फैमिलियल है। कुलज है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, ये स्थूल प्रमेही बलवान ही एक है, कृशस तथैक परिदुर्बलश्च। इनका मैनेजमेंट भी अलग अलग, यानी एक स्थूल प्रमेही है यानी टाइप 1 डायबिटीज, और कृश प्रमेही, सॉरी, स्थूल प्रमेही है टाइप 2 डायबिटीज, और कृश प्रमेही है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं यहाँ, कि जो आज स्थूल प्रमेही है वो धीरे धीरे कृश होता हुआ चला जाएगा। जब बहुत सारा उसका वजन कम हो जाएगा तब तक आप देखेंगे उसको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने लगती है। He becomes refractory to all oral hypoglycemic, bigonaids, secretagogues, और जितने मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, हर तरह के इफेक्ट्स कम हो जाते हैं तो इंसुलिन पे अल्टीमेटली जाना पड़ता है। तो एक क्रॉनिक डायबिटिक हु लूजेस वेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कृश प्रमेही, और उसको मधुमेही भी आप कह सकते हैं, ऑल्दो उसको हम टाइप 1 नहीं कहेंगे, वो टाइप 2 ही रहेगा, but he will become at some stage he will become insulin dependent according to prognosis। साध्य साध्यत्व पे साध्य है, असाध्य है, साध्या कफोत्तादश, पित्तजाषणी आपके न साध्य है पवनात् चतुष्क। अब ये मधुमेह की बात मैं बता रहा था पहले आपसे, सर्वैव प्रमेहास्तु कालेन अप्रतिकारिणा। ये जो अभी मैंने बात कही ना कि जो प्रमेही क्रॉनिक होने के बाद वो कृश प्रमेही हो जाएगा, वो वजन उसका कम होगा, तो सभी प्रकार के प्रमेय कालेन अप्रतिकारिणा, उसका इलाज नहीं किया या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक रहा तो वो मधुमेह में परिवर्तित होते हैं। यानी वातज प्रमेय की एक अवस्था जो मधुमेह है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, और उनको फिर असाध्य कहा गया है, क्योंकि तब तक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट हैज बीन लॉस्ट, और 10-15 साल का 20 साल का गैप हो चुका होता है, और तब तक प्रमेय, कफज प्रमेय जो है वो मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है, और तब तक कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारी हो जाती हैं, इसलिए उसको असाध्य कहा गया।
ये देखिए, अभी इसमें मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी लाई है। कफज प्रमेह क्योरेबल है, पित्तज पैलिएटिव है, आप दवाई दीजिए। कफज प्रमेह तो क्योरेबल इसलिए है कि कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, पिछले मेरे लेक्चर के बाद मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिया था कि मैंने डायबिटीज को रिवर्स किया है। बहुत अच्छी बात है, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, इसीलिए आयुर्वेद में इसको क्योरेबल कहा गया। लेकिन कौन से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? जो अभी कफावस्था में, जो कफज प्रमेह है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। जो जिसमें व्यक्ति खाना पीना अपना बदल ले, व्यायाम करना शुरू करे और सारे जो निदान दिए हुए हैं उनका परिवर्जन करके, और जो आहार विहार की व्यवस्था प्रमेह की चिकित्सा में लिखी हुई उसका फॉलो करेगा, तो नया जो प्रमेही है, वो जो कफज प्रमेही है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको 5-7 साल हो गए, पित्तज प्रमेह हो गया, तो वो पैलिएटिव है, आप दवाई देते रहिए, ठीक रहेगा, बाद में ठीक नहीं होगा। और जब ठीक नहीं होगा वो वातज की अवस्था है, थोड़े दिन और जाने दीजिए तो वो उसका और वजन कम होगा। यानी ये पित्तज प्रमेह वाली जो है वो एक तरह से इन्फ्लेमेटरी स्टेज है बॉडी में। जब आपने बहुत सालों तक शुगर कंट्रोल नहीं किया तो फैटी लिवर भी हो गया, पेनक्रेटाइटिस भी हो रहा है, और अंदर मसल्स में भी आपको पेन डेवलप हो रही है, अलग अलग तरह की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती हैं, आपके हाथ पैर में जलन शुरू हो जाती है, न्यूरोपैथी के बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो वो जो स्टेज है वो पित्तज प्रमेह की है, जो इन्फ्लेमेटरी स्टेज है बॉडी में, जो साधारणतः 2 से 3 साल के बाद में, कफज प्रमेह होने के 2-3 साल के बाद में, अगर वो अनकंट्रोल्ड रहेगा, तो अगर वो कंट्रोल्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो कफज का कफज ही रहेगा। लेकिन अनकंट्रोल्ड है तो मैंने पिछली बार आपको एक और बात बताई थी कि हार्डली अराउंड 25% केसेस, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कैस्केड बनाया था कि 50% लोगों को तो पता ही नहीं उनको डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है। तो 50% लोग तो ऐसे हैं जो कवर ही नहीं होते, जो ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। जिनको पता है डायबिटीज है, उनमें से 75% दवाई लेते हैं, 25% नहीं लेते हैं, तो वो 25% और निकल गए। जो 75% दवाई लेते हैं उसमें 50% लोगों को कंट्रोल होता है, 50% को नहीं कंट्रोल होता। आपको मुझे लगता है वो नीले से अक्षर में डब्बे डब्बे बना के नीले कलर दे के मैंने दिया था स्लाइड आपको पिछली बार। ये स्लाइड जब शेयर करेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इसलिए होती क्योंकि बहुतों को पता नहीं है, बहुत लोग दवाई नहीं लेते हैं, बहुत लोग केवल आयुर्वेदिक करना चाहते हैं, एलोपैथिक बंद करते हैं, और हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, शायद आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत बार ठीक नहीं भी होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट वेरी इफेक्टिव हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जैसे ग्लिमिप्राइड है, या जैसे ग्लिक्लाजाइड है, टेनेग्लिप्टिन है, इस तरह की दवाइयां आयुर्वेद की नहीं है। सडनली ब्लड शुगर, बहुत जल्दी ब्लड शुगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। तो क्योंकि लास्ट में देखिए जब वातज होता है तब तक सारी ही फैटी टिश्यूज, मसल्स, लिम्फेटिक्स, बॉडी का हर अंग इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए वो इनक्योरेबल हो जाता है। बहुद्रव, इसकी विशेषता देखिए डायबिटीज की यही है, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशिष्ट। बहुद्रवत्व है उसका मैंने लॉजिक बताया, वो कफ जिसमें द्रव्यांश ज्यादा है, और बहुअबद्धम मेदो मासम शरीरजम क्लेदा, स्पेशल धातुज भी बताई है किसका क्षरण ज्यादा होगा। क्लेद किसमें निर्मित होगी, जैसे मेद में ये बहुअबद्ध जो है, बहु और अबद्ध यानी द्रवता बहुत ज्यादा है और असंहत है, बंधा हुआ नहीं है, ऐसा वाला क्लेद मेद में, मेद धातु, मांस धातु, और शरीर में ये शरीरज क्लेद जो है, इसके साथ साथ शुक्र में, शोणित में, वसा में, जहां जहां भी जो मैंने दोष्य बताए थे अस्थि को छोड़ के, सब में जाके और धातुओं का क्षरण करवाएगा। अभी टाइप्स में देखें तो देखिए कफज प्रमेह में 10 है, उदक में, इक्षुवलिका में, सांद्र में, ये अलग अलग शास्त्रज्ञों ने अलग अलग उसका वर्गीकरण किया है।
लेकिन आप अगर देखेंगे इक्षुबलिका में ये रिजेंबल शुगर केन जूस, इक्षुबलिका में ग्लाइकोसियूरिया हो रहा है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये डायबिटीज का पूरा ज्ञान हमारे शास्त्रज्ञों को था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये देखिए नील में, हरिद्रा में, ये सारे हैं। लेकिन वातज में देखिए मधुमेह में, क्षौद्र में, ये मधुमेह और क्षौद्र में, सुश्रुत में उसको क्षौद्र में कहा। तो ये दोनों में बेसिकली हनी के जैसी स्वीटनेस। तो अब मानना ही पड़ेगा कि हमारे शास्त्रज्ञों को पता था कि मूत्रे अभिधावंती पिपीलिकाश्यसी ये जरूर सिद्ध होता है कि उनको ग्लाइकोसियूरिया का अच्छे से मालूम था। कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे उपद्रव बताए हुए हैं, इसका हम लोग बाद में भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये कैटेगराइज किया है, अविपाक है, कफ प्रसेक है, बद्धपुरुष है, ये सारे सिम्टम्स हैं। और कुछ ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के हैं, कुछ सोमैटिक न्यूरोपैथी के हैं, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये कुछ एक दो चीजें मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराना चाह रहा हूं कि आयुर्वेदिक दवाइयां कहाँ काम करेंगी। देखिए हो क्या रहा है कि आपने जब ये ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के बाद में शुगर बढ़ गया। ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज बढ़ गया। ग्लूकोज बढ़ने से क्या हुआ, इंसुलिन प्रोडक्शन होना चाहिए था ग्लूकोज कम करने को, वो नहीं हो पाया। एक डिफेक्ट ये है यहाँ पे कि इंसुलिन ही कम निर्मित होता है। आइदर इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और द रिसेप्टर्स बिकम इनसेंसिटिव टू इंसुलिन। तो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो गई। ये देखिए रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी आप लिवर में, मसल टिश्यू में और बाकी बॉडी सेल्स में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया, यानी इंसुलिन होने के बाद भी वो काम नहीं कर रही है। तो इससे क्या विपरीत है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, ओबीज वाले या जो अपथ्य निमित्त प्रमेय वाले या टाइप 2 डायबिटीज वाले या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, ये सारे एक ही चीज के नाम है। ऐसे होंगे जिनमें अगर आप इंसुलिन लेवल्स करेंगे ब्लड में तो प्रोबेबली इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा आएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ शुगर भी बढ़ी हुई मिलेगी। तो इससे यह विपरीत है कि जो शुगर भी बढ़ी है, इंसुलिन भी नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है सेल की सेंसिटिविटी नहीं है, वो इंसुलिन को मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल एंटर होगा सेल के अंदर तभी ग्लूकोज उसके साथ जाएगा, नहीं तो ग्लूकोज उसके साथ सेल्स में एंटर नहीं करेगा और वो ग्लूकोज वहीं पड़ा रहेगा ब्लड प्रेशर। तो क्या हुआ, इंसुलिन कम आ गई, तो इससे क्या हुआ, लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन था वो एक्सेस ग्लाइकोजन टूटने लगा क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं, तो रिलेटिव ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया। ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया तो एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन है और यहाँ से इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज अपटेक भी नहीं है, और इंसुलिन नहीं है, ग्लूकागॉन ज्यादा है, तो इसलिए लाइपोलाइसिस होगा। फैटी टिश्यू है उसका टूट टूट के आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। स्थूल प्रमेही की चिकित्सा क्या होगी, उद्वर्तन करना चाहिए। देखिए बहुत सारी चिकित्सा, मैं फिर से कॉशियस करना चाहता हूं, कभी भी एलोपैथिक दवाइयां बंद मत करिए कि मैं आयुर्वेद दवाई देने जा रहा हूं। दे रहे हैं तो अगर देना ही है तो सुबह शाम शुगर चेक करिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आयुर्वेद एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, हाइपोग्लाइसेमिक नहीं है। हाइपोग्लाइसेमिक वो होती हैं जो शुगर को रिड्यूस करती हैं, एंटी डायबिटिक वो हैं जो पूरे डायबिटीज के ऊपर अटैक करती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक करती है और आपकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करवाती है,
वो एंटी डायबिटिक है। तो ये आगे और भी सिद्ध होगा। उद्वर्तन कहने को कहा गया है यव कुलथ आदि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण से या यव पाउडर से, यव चूर्ण से आप उद्वर्तन कर सकते हैं। स्नेहपान सरसव तेल से, धन्वंतरि घृत से, कल्याण घृत से करवाया जा सकता है। मैं नहीं करवाता हूं। मैं आपको बता दूं वेरी फ्रैंकली, मैं खाली अपने इन पेशेंट्स को बस्ती देता हूं, और वो भी जो कषाय रसात्मक द्रव्य है उनको अपने पंचकर्म सेंटर में बस्ती देता हूं, और उनकी एलोपैथी के सारी ट्रीटमेंट्स वैसे ही चालू रखता हूं। अगर जस्टिफाइबली उनका शुगर कम होता है तो धीरे धीरे एलोपैथी कम करता हूं। पूरी तरह से एलोपैथी बंद करना मुश्किल होता है। इनको स्नेहपान करवाना है, इनको वमन करवाना है। जो स्थूल चिकित्सक, स्थूल प्रमेही है वो बलवान है, इसलिए आप उसको संशोधन करवा सकते हैं, पंचकर्म दे सकते हैं, वमन करवा सकते हैं, विरेचन करवा सकते हैं, निरोग बस्ती या स्थापन बस्ती दे सकते हैं। तो उससे कोई किसी प्रकार का एक तो शरीर की शुद्धि होगी, और दूसरा किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा ये सब देने से। और कृष्ण प्रमेही है तो बिल्कुल उल्टी चिकित्सा है। कृष्ण प्रमेही कौन है? टाइप 1 डायबिटिक, या जो आज कफज प्रमेही है, आज से 15 साल बाद वो कृष्ण प्रमेही होगा, आज स्थूल है। तो दोनों तरह के पेशेंट्स जो हैं उनको ये देना चाहिए। यापन बस्ती है जिसमें स्पेशली दूध और घी वगैरह का हम लोग समावेश करते हैं, उसको यापन बस्ती कहा जाता है। ये अपतर्पण से, अपतर्पण किसको कहेंगे? इंसुलिन नहीं है तो व्यक्ति तो वो जो बच्चा है टाइप 1 डायबिटिक का, उसको जब तक इंसुलिन नहीं देंगे तब तक अपतर्पण हो ही नहीं सकता, संतर्पण हो ही नहीं सकता। संतर्पण आपको चिकित्सा देनी है, लेकिन एब्जॉर्ब कुछ होगा ही नहीं, इंसुलिन एक्शन ही नहीं करेगा। इंसुलिन इटसेल्फ इज संतर्पण चिकित्सा। तो इंसुलिन के साथ साथ आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, यापन बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, शिरोधारा है, सर्वांग तेल या क्षीरधारा, ये सब किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। कफ शामक, आपको तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्यों का सेवन ज्यादा करवाना है, क्योंकि वो उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं। कफ शामक है, दीपन है, पाचन है, लेखन है, और मार्ग अवरोध को दूर करने वाले हैं, और उससे एक्सेसिव मेद निकलता है। इसलिए तिक्त, कटु और कटु विपाक उष्ण वीर्य रूक्ष द्रव्यों की ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। डिजायर्ड ट्रीटमेंट कौन सा होगा? देखिए, कौन सी चिकित्सा? बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषण, इस बात को ध्यान में रखिए। जब संप्राप्ति एक ही, सबसे बड़ी संप्राप्ति एक बताई है, तो इस जो बहुद्रव है इसको कम कैसे किया? ट्रीट द फ्लूइडिटी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज में जो बहुद्रवत्व है उसको ठीक करिए। मेक द टिश्यू स्टेबल, दैट यू विल डू ओनली व्हेन यू गिव पार्थिव गुण वाले जितने भी जो पंचभौतिक चिकित्सा करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनको पार्थिव द्रव्यों की ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पृथ्वी का अंश बढ़ सके, उससे टिश्यू स्टेबल होंगे। चेक वेस्टिंग एंड फ्लोइंग ऑफ टिश्यू, धातु क्षरण कम करने वाले, यानी अगेन कटुतिक्त कषाय रसात्मक और पृथ्वी गुण वाले। स्ट्रेंथन द apparatus रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ यूरिन। तो ये स्पेशली जो ये बस्ती है या मूत्र व स्रोतस है, उसके ऊपर काम करने वाले द्रव्य हैं, वो उसको स्थायित्व देंगे। रीबिल्ड द डेफिशिएंट टिश्यूज। डेफिशिएंट टिश्यूज का ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में अपुनर्भव चिकित्सा का जो विधान है वो यहाँ लगाया जा सकता है कि टिश्यूज को रीबिल्ड करने के लिए रसायन औषधियां आयुर्वेद में बहुत सारी बताई है। प्रमेय के लिए आंवला बताया हुआ है, शालसारादि गण भावित शिलाजत्व बताया हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो रसायन के तौर पे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। इवन वसंत कुसुमाकर रस को एक प्रमेय के लिए अच्छा रसायन द्रव्य बताया। अब कुछ दवाइयों के ऊपर आते हैं। दवाइयां कौन कौन सी देनी है? तो ये आम्लकी है, मेष श्रृंगी है, मेष श्रृंगी यानी गुड़मार, कार्विल्लक है। इसको गुड़मार क्यों कहा जाता है? बहुत सारे मेरे दोस्त जो शायद नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं, ये गुड़ यानी मीठा, मीठे को मारता है इसका अर्थ ये नहीं। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मीठे का जो टेस्ट है उसको खत्म करता है।
अगर आप गुड़मार की पत्ती थोड़ी देर के लिए चबा लें, उसके बाद जलेबी खाएं, तो आपको मीठे का टेस्ट नहीं आएगा। यानी स्वीट टेस्ट बड्स को डिसेंसिटाइज करता है। जो टेस्ट बड्स हैं अपने मीठे के, उसको डिसेंसिटाइज करेगा, इसलिए इसको मेशी श्रृंगी या गुड़मार भी कहा गया। करेला वेरी फेमस मेडिसिन फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। मेथी बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है। अब 20 ग्राम रोज सुबह शाम खाएंगे तो 10 से 15% शुगर कम होगी। लेकिन मेथी अपने आप में एक बहुत अच्छी दवाई है। बहुत सारी चीजें ये स्पेशली मेदोवैश्वतस पे काम करने वाली दवाई है। शिलाजत्तू, विजयसार, जामुन, तेज पत्ता, त्वक यानी ये दालचीनी, गुड़ूची, बिम्बी, खदिर सार और ऐसे एक कटफल, काकमाची, देवदारू और कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में चंद्रप्रभावटी, शिलाजत्वादि वटी, वसंत कुसुमाकर रस, त्रिभंग भस्म, फलत्रिकादिक्वात, भंग भस्म, निशा आम्लकी और इस प्रकार से सप्तचक्र घनवटी, ये सारी। सबसे ज्यादा पॉपुलर आज हर कोई जो दे रहा है उसमें है जामुन बीज, गुड़मार, विजयसार, न्योग्रोथ, फाइकस बंगालेंसिस यानी वट वृक्ष, उसकी छाल, मेथी, करेला और हरिद्रा, ये बहुत कॉमनली यूज हो रही हैं। कंपाउंड फॉर्मुलेशंस मैंने बताया, इसमें कुछ घृत वगैरह का भी इस्तेमाल दिया हुआ है, स्पेशली धन्वंतर घृत है, त्रिकंटक आदि घृत है। ये थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवा दूं। सल्फेनिल डायबिटीज पे जब आप अटैक कर रहे हैं, ये इसलिए कि अगर आयुर्वेदिक दवाइयां इफेक्टिव है तो कहाँ इफेक्टिव है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ कि सल्फोनिल यूरियाज बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। उसको कहते हैं कि भैया तू और थोड़ा सा इंसुलिन प्रोड्यूस कर। जितने भी बचे हैं नॉक ऑफ नहीं हुए, उनमें से इंसुलिन ज्यादा बनता है। बाइगोनाइड्स यानी मेटफॉर्मिन जैसे द्रव्य इंसुलिन को रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करते हैं, तो इंसुलिन जो अवेलेबल है उसको यूज करवाते हैं सेल में। सल्फोल और उसके साथ में जो थायाजोलिडायोन्स है वो रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से ही, एलिमेंट्री कैनाल से ही शुगर को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, मतलब स्टार्च को टूटने ही नहीं देता है इनटू मोनोसैकेराइड्स। और दूसरे जो सेल्स हैं डिपेंडेंट अपॉन ग्लूकोज कंसंट्रेशन, मैग्लिटिनाइड्स, ये बीटा सेल्स जो रहे से हैं उसको सिलेक्टिवली उन्हीं को जाके ये टारगेट करता है उनसे। तो इसमें आउट ऑफ द टू, पहला और लास्ट वाला जो है, इसमें ये बहुत इफेक्टिव है बीटा सेल्स में से इंसुलिन सिक्रेट करवाने में। तो आयुर्वेद के एंटी डायबिटिक्स कहाँ काम करेंगे, ये थोड़ी सी रिवीजन हो गई। मैंने बताया था लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, तो ब्लड शुगर रेज होता है, या इंसुलिन होता है तो सारा ग्लूकोज यूज होकर ग्लाइकोजन बना के वो स्टोर हाउस में भेज देता है, तो ग्लूकोज को यूज हो जाता है। तो लिवर में डिक्रीज द ग्लूकोज प्रोडक्शन ऑफ लिवर। एंटी डायबिटिक हमारी जो हर्ब्स हैं वो क्या करेंगी, ग्लूकोज को, जो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना है उस प्रोसेस को बंद करेंगी। पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकालने की कोशिश करेंगी। इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करवाएंगी। मसल टिश्यू में इंसुलिन मॉलिक्यूल जैसे होता है तो वैसे ये हर्ब्स ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करवा के रिसेप्टर सेंसिटिविटी को दूर करके उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें मसल टिश्यू में चला जाएगा तो ब्लड में कम रहेगा। ऐसे ही एडिपोज टिश्यू का है। अभी बड़ी लॉजिकल सी बात यह है, आप कहेंगे सर आपने तो ये सारा कुछ बता दिया, सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर्ब्स में है। तो कुछ हर्ब्स इस तरीके से काम आती हैं, कुछ हर्ब्स दूसरे तरीके से, कुछ हर्ब्स तीसरे तरीके से। ऐसे एलोपैथिक ड्रग्स भी हैं, वो कभी लिवर पे काम कर रहे हैं, कभी बीटा सेल्स पे काम कर रहे हैं, कभी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी हर्ब्स भी यही करती हैं। बीटा सेल्स का स्टिमुलेशन बहुत कम होता है आयुर्वेदिक दवाइयों से, लेकिन रिसेप्टर इनसेंसिटिविटी और ग्लूकोज अपटेक जो होता है बाय मसल्स एंड द पेरिफेरल सेल्स वो ज्यादा होता है। ये दोनों का मैं थोड़ा सा आपसे कंपैरिजन करवाना चाहता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन का हमारे जो आयुर्वेद है उससे कंपेयर जब आप करते हैं, ये केमिस्ट्री हमारा बहुत
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े सिंपल सा एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक टारगेट पे काम करने वाला नहीं, हमारा मल्टीपल टारगेट्स पे काम करने वाला है, वो नॉर्मली होलसम है, पूरा का पूरा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वेयरएज एलोपैथी में बहुत केमिस्ट्री बड़ी सिंपल सी है, एक मॉलिक्यूल है उसकी सिंपल केमिस्ट्री। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ऐसे पोटेंसी एलोपैथी की बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है और वो जाके एक जगह पे टारगेट कर रहा है। हम लोगों को तो शुरू से ही सिखाया ही यही जाता है कि आयुर्वेद होलिस्टिक है। अगर होलिस्टिक है तो मतलब पूरे शरीर पे काम करेगा, किसी एक को टारगेट ऑर्गन नहीं बनाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, जब आप एक केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो वो 10 जगह पे साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, और हमारे यहाँ साइड इफेक्ट्स बहुत लो होते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जैसे स्ट्रिक्निन है, स्ट्रिक्निन बहुत पॉइजनस, लेकिन हम लोग कुचला का, कपिलू का कितना इस्तेमाल करते हैं, हर दवाई में कुचला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो लो टॉक्सिसिटी, लो साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि वो होलसम है। शायद उसके अंदर साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने वाले द्रव्य भी उसमें ऑलरेडी है, जो बैलेंस आउट करते हैं और साइड इफेक्ट नहीं होते। एक्शन ड्रास्टिक एक्शन होता है, एक टैबलेट डेल्कोलेक्स का दीजिए, 8-10 बार जाना पड़ेगा। वो ठीक है, ये शायद एग्जाम्पल गलत होगा, क्योंकि आपका जमालगोटा भी एक बार देंगे तो बहुत बार मोशन हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजों में मैं बता रहा हूँ, आप 2 मिलीग्राम की ग्लिमिप्राइड देंगे तो शायद तुरंत ब्लड शुगर डाउन आएगा, लेकिन हमारी दवाइयां आप महीना भर देंगे तो 10 से 15% का, यानी जो शुगर 300 है उसका अगर 15% कम हो रहा है तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो 250 या 260 तक आएगा, वो 100 पे आके रुकेगा नहीं। वेयरएज इन मॉडर्न मेडिसिन ड्रास्टिक इफेक्ट है, आज गोली दीजिए, 4 दिन के बाद 300 वाला शुगर है वो 100 पे 150 पे आ जाता है। आहार की कुछ व्यवस्था है, शुग धान्य है, शिंबी धान्य है, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं बहुत सारा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हम फॉलो नहीं करते हैं, स्पेशली मिलेट्स वगैरह बहुत अलाउ करते हैं लोगों को, ज्वारी, बाजरी, यहाँ महाराष्ट्र में एक नाचनी होती है, रागी कहा जाता है, वो है। तो जितने भी अनाज को छोड़कर कन्वेंशनल जो अनाज है, जैसे मेज है, व्हीट है, राइस है, इनको छोड़ के जितने खाद्य पदार्थ हैं जो अनाज के रूप में लिए जा सकते हैं, उनको हम लोग मिलेट्स कहते हैं, और मिलेट्स को आजकल सुपर फूड्स कहा गया, तो वो ज्यादा उपयोगी हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। ये अब देखिए, आपका रोल क्या है। न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसको आहार व्यवस्था, विहार व्यवस्था सब उसको बताइए और अपनी आयुर्वेदिक औषधियां दीजिए, वो शायद ठीक हो जाए। माइल्ड टू मॉडरेट यानी आपका जो A1C है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, वो 7-7.5 के नीचे हो, और फास्टिंग PP है, फास्टिंग 130-40 के नीचे हो, और पोस्ट पेंडियल किसी भी सूरत में 200 से ऊपर ना हो। ऐसे केसेस में आपकी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होंगी, वो शायद आपकी दवाइयां की जितना ही आहार और विहार व्यवस्था काम करेगी, तो इसलिए वो रिवर्सिबल, दिस इज द स्टेज विच कैन बी रिवर्स्ड। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उसमें ही हाथ डालिए, इंसुलिन वाले में हाथ मत डालिए, आपको बदनामी हाथ लगेगी। अगर किसी ने कोई काम किया है, किसी को लगता है वो ठीक कर सकता है, तो आप जरूर मेरे साथ अपना पेपर शेयर करिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैंने बहुत बार लोगों ने कहा है मेरे से, मैं पुधार हॉस्पिटल में जब था डीन, बहुत लोग आते थे, सर मैंने इंसुलिन डिपेंडेंट वाला ठीक किया, पता लगा इंसुलिन बच गया, उसकी दवाई दी, हम लोग कंट्रोल्ड वे में उसको देखते थे, डेली का डेली दिन में 3 बार उसके शुगर टेस्ट कर रहे हैं, पता लगा तीसरे चौथे दिन 400, 450, 500 शुगर हो गई। ओबीज डायबिटिक्स उनको लेना चाहिए, शुगर बहुत ज्यादा ना बड़ी हो, 400 तो बहुत ज्यादा होती है, मुझे लगता है ये हमको लिमिट 300 की रख लेनी चाहिए, उससे नीचे नीचे हो पोस्ट पेंडियल तो ही आप लीजिए उस पेशेंट को, अदरवाइज प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कंसिडर मत करिए। जिसमें सेकेंडरी फेलियर है, जिसमें एलोपैथिक द्रव्य काम ही नहीं कर रहा है,
उसमें एलोपैथी के साथ आप आयुर्वेदिक चिकित्सा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। वो सेंसिटाइज करेगा रिसेप्टर्स को, और वही दवाइयां जो पहले काम नहीं कर रही थी, बाद में वही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स काम करना शुरू कर देंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है जहां कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, और कॉम्प्लिकेशंस वाला भी वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक तो प्रत्याख्य रोग है, यानी आपने पेशेंट को बताना चाहिए कि भाई तेरा इनकरेबल है, तो ध्यान रखना, क्योंकि आपने सपोजिंग कॉम्प्लिकेशन में नेफ्रोपैथी ले लिया जिसका किडनी खराब है, और ठीक नहीं हुआ, वो कहेगा आपके भस्म से, आपके पाउडर से, चूर्ण से मेरी किडनी खराब हो गई। कभी नहीं कहेगा डायबिटीज की वजह से हो, या मेरा तो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था ट्रीटमेंट, आपने दिया तो तुरंत 8 हो गया 7। तो वो बातों का ध्यान रखिए। ये मैं आपको बताना चाहता था, ये स्लाइड, ये एक्सट्रीम वेट लॉस वाली जो बात है, ये देखिए, शुरू में कफज प्रमेय है, वेट लॉस होता चला गया, थोड़ा 2-3-4 साल में वो पित्तज प्रमेय में परिवर्तित हुआ, और वेट लॉस होता चला गया, वातज प्रमेय में हो गया, क्योंकि क्षय बहुत ज्यादा हो गया है। और वातज प्रमेय जितने भी हैं उसमें क्षय, धातु क्षय का मुख्य सिम्टम है, क्रुद्धे धातु क्षय। धातु क्षय से प्रमेय होगा, मधुमेह होगा। मधुमेह के 2 रीजन है, मार्गस्य आवरणेन च, मार्ग अवरोध से दूसरा प्रकार का होता है, और एक धातु क्षय से होता है, तो ये धातु क्षय वाला है। वेदों व स्रोतस का थोड़ा सा रिलेशन मैं बताना चाहता हूं इसमें आपको, कि प्रमेय जो ज्यादा करके आलसी लोगों को, और जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको होता है, और वो मिलता जुलता ओबेसिटी से। ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटिस, ये सारा कुछ इतना कॉमन है प्रमेय में कि इसको ये कहा जा सकता है कि प्रमेय शायद मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कफ प्रेडोमिनेंट एंड वात प्रेडोमिनेंट प्रमेय इंक्लूड फीचर्स ऑफ डायबिटीज। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पित्त प्रेडोमिनेंट टाइप इज मोर इन लाइन विद इन्फ्लेमेटरी। ये मैंने कहा था, बताया था आपको, ये इन्फ्लेमेटरी, हेपेटिक और गॉल ब्लैडर, आप देखेंगे फैटी लिवर भी हो रहा है, और गॉल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन, गॉल स्टोन्स हो रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें। तो ओबेसिटी इज द स्टेट ऑफ, ओबेसिटी क्या है? इंक्रीज्ड बॉडी वेट है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा हो गया, यानी मेद ज्यादा हो गया, सफिशिएंट मैग्नीट्यूड टू प्रोड्यूस द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, यानी मेदोवय सोतिस की दृष्टि के लक्षण जब मिलने शुरू हो जाए तब उसको ओबेसिटी कहा जाएगा। और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? देखिए, ओबेसिटी की वजह से भी सेंट्रल और विसरल ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद मच, हमारे यहाँ तो सेंट्रली होती है, मैंने आपको बताया था, अगर आप थोड़े दिन एक्सरसाइज वगैरह ना करें, खाना पीने का ध्यान नहीं दें, तो तोंद निकल आएगी, तो वो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी। वो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा, एचडीएल कम हो जाएगा, प्रोटीनयूरिया होगा, आर्थराइटिस होगा, पेनक्रेटाइटिस होगा, गॉलस्टोन्स होगा, फैटी चेंजेस आएगा लिवर में, हाइपोवेंटिलेशन, यानी थोड़ा भी चलने पर आपको सांस फूलने लगेगा, ये सारी चीजें आएंगी। इसी को प्रोबेबली ये अवस्था है प्री डायबिटीज की, या इसको कफज प्रमेय भी कह सकते हैं। इसमें प्राइमरीली इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है। अब ये बात है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी, ये देखना है, पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुआ। मेरा ये मानना है कि अगर आपने ओबेसिटी को चेक नहीं किया तो बाद में प्रमेय बनेगा ही। प्रमेय होने के बाद डायबिटीज नहीं होती है, वो डायग्नोज करते हैं। 90% ऑफ द पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज आर ओवरवेट और ओबीज। 92% लोग ऐसे हैं टाइप 2 में जो ओबीज है। ओबीज लोग अक्सर करके इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, एचडीएल लो होता है, और प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब आप कहते हैं तो उसमें क्या क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी है, तो जो मैंने तोंद वाली बात बताई है, उसके साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो एचडीएल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा। मतलब यानी शुगर नहीं हुई इसमें, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, यानी
अभी डायग्नोज नहीं हुआ, उसको सिम्टम्स प्रमेय मधुमेह के नहीं है, लेकिन आपने शुगर चेक किया तो शायद 130-40 के थोड़ा ऊपर है, तो जिसको प्री डायबिटीज की अवस्था कहेंगे, उसी को यहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बोला गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बीटा सेल फंक्शन आर कोर डिफेक्ट्स। ये दो ही मेजर कारण है टाइप 2 के, कि एक तो बीटा सेल का डिसफंक्शन हो गया, उसने इंसुलिन निकालना बंद कर दिया, या फिर इंसुलिन तो बहुत है लेकिन आप इंसुलिन को रिकॉग्नाइज ही हमारा सेल नहीं कर रहा है, सेल की रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो गई है, वो ससेप्टेबल रहा ही नहीं उसको एब्जॉर्ब करने में। ये फेल क्यों होता है बीटा सेल, ये भी एक कारण कोई पूछ सकता है। बहुत ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में होगा, बहुत खाता है पेशेंट हरदम खाते ही रहता है, देखा होगा जीवा लोलुप भी एक कारण बताया गया है। तो जब बहुत सालों तक हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो उससे ग्लूकोटॉक्सिसिटी होती है और वो पेनक्रियाज के ऊपर असर डालता है, या बहुत ज्यादा फैट्स होंगी वो पेनक्रियाज के ऊपर असर डालेगा और बार बार ओवर सिक्रीट करवाएगा। जैसे ये चीजें होती जाएंगी, इंसुलिन को बार बार सिक्रीट करवाना पड़ेगा, उससे फटीग आती है पेनक्रियाज में, बहुत बार बार बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट करवा के फटीग आ गई और उससे ओवर सिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन करवा के ये थक गया और फिर बीटा सेल फेल हो जाता है, तो बीटा सेल का डिस्फंक्शन हो जाता है। ये मैंने बताया था सर्वे प्रमेयस्तु कालेन अप्रतिकारण। जो भी डायबिटिक आप ठीक नहीं करेंगे, प्री डायबिटिक भी, जो भी प्रमेय रोग वाला है, उसको अगर कंट्रोल्ड नहीं रखेंगे डायबिटीज को, तो क्या होगा, वो कालेन अप्रतिकारण, बहुत साल तक अगर हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो वो मधुमेह में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कफज प्रमेय विल गेट इनटू पित्तज, पित्तज विल गेट इनटू वातज प्रमेय, और मधुमेह उसका सबसे घातक, मधुमेह और ओजोमेह ये दोनों सबसे घातक उसके स्वरूप हैं। अर्ली डायबिटीज है, उदक में है, इक्षुवलिका में है, सांद्र में है या सांद्र प्रसाद में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अविलता है और टर्बिडिटी। ऐसे ही देखिए शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में है। ये हालांकि डायबिटीज के टाइप्स नहीं है, ये मूत्र वर्णादि भेदेन है, उनके फिजिकल और फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स उन्होंने यूरिन के हिसाब से उन्होंने टाइप्स बताई है, अंदर के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को आयुर्वेद ने डिस्कस नहीं किया है। एक्यूट डायबिटीज कौन सी है, काल में, नील में, ब्लैकिश यूरिन, ब्लूइश यूरिन, लोहित में, हेमेचूरिया, मंजिष्ठ में, हरिद्रा में और क्षार में, ये एक्यूट डायबिटिक्स हैं। ये पित्तज की वजह से होते हैं, और वातज प्रमेय में वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह। इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए हमेशा ट्रीट करते हुए, HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फास्टिंग पीपी करना है, लिवर लिपिड प्रोफाइल हमेशा करना है, रेनल फंक्शन हर डायबिटिक का थोड़े दिनों में जरूर करते रहिए, क्योंकि किडनी का कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन होता है। और इंसुलिन लेवल्स अगर आपकी इच्छा है तो करवाइए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करवाइए, अदरवाइज कोई करवाने की जरूरत नहीं है। ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन आप उससे 3 मंथ्स की एवरेज आप देख सकते हैं। यूनिमा सिल्वेस्ट्री, अभी मैं क्विकली आई विल टेक यू थ्रू दिस 20-30 स्लाइड्स, कि ये गुड़मार है, वाइडली रिसर्च है, ये जड़ी बूटी वाइडली रिसर्च है, बहुत रिसर्च हुआ है, और बहुत सारी बीटा सेल्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है, उसका नंबर भी होता है, क्योंकि एनिमल्स को सैक्रिफाइस करके यू कैन वे दी नंबर ऑफ बीटा सेल्स, या आप उसमें डाई इंजेक्ट करके बीटा सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसकी स्लाइड बना के बीटा सेल्स देख सकते हैं आप कैसे हैं। तो सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की जैसा काम करता है, या इंसुलिन, यानी आप कोई भी दवाई दे रहे हैं तो जिम्नोमा सिल्वेस्ट्री यानी मधुनाशिनी या गुड़मार आपका टाइप 2 डायबिटीज ठीक करेगा, और बीटा सेल्स का नंबर बढ़ाता है। Plant extract seems to work by increasing the endogenous insulin.
अंदर की इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाएगा, सी पेप्टाइड लेवल्स भी बढ़ाता है। सी पेप्टाइड पैरेलल होता है इंसुलिन लेवल्स को, तो वो बढ़ाता है। जिम्नेमस सिल्वेस्ट्री आल्सो डिक्रीजेस टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल। देखिए, जो हम बात कर रहे थे रिवर्स करने की, वो सारा इसमें क्षमता है। ऐसे विजय सार है, ये विजय सार के बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत पोटेंट जड़ी बूटी है। इसके ऊपर मैं आई हैव बीन विटनेस टू वन ऑफ द वेरी गुड क्लिनिकल ट्रायल बाय आईसीएमआर। आईसीएमआर ने मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स किए थे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, और ये पाया कि विजय सार, अगर आप इंटरनेट में डाल के देखेंगे विजय सार या टेरोकार्पस मार्सोपियम एंड आईसीएमआर स्टडी, तो उसमें ये आपको स्टडी मिल जाएगी। इससे ये बहुत इफेक्टिव है। आपको ध्यान में होगा शायद विजय सार जो है, इसके कप्स मिलते हैं, इसके ग्लासेस मिलते हैं मार्केट में, जो वुडन ग्लास जगह जगह मिलते हैं कि इसके अंदर कप डाल के आप पानी पीजिए तो आपका शुगर ठीक होगा। वो बेसिकली विजय सार की लकड़ी के ही कप्स होते हैं। इसके कप्स भी मिलते हैं, इसके क्यूब्स भी मिलते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीस भी आप ग्लास में डाल के ओवरनाइट और सुबह उसको पिए तो भी उसके अंदर उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा और पीला हो जाएगा पानी। जैसे पानी पीला होना कम हो तो 2 या 3 दिन के बाद नया लकड़ी का पीस लीजिए और उसको पानी में डाल के पीजिए। इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई है। ये देखिए विजय सार ने ब्लड शुगर को कैसे कम किया, फास्टिंग का भी 34% और 35% पीपी का भी कम किया है। इसी प्रकार से ये कॉम्बिनेशन टेरोकार्पस और टिनोस्पोरा का, गुडुची और इन दोनों का विजय सार का कॉम्बिनेशन को जब ट्राई किया, ये दूसरी एक स्टडी है। ये सॉरी करेला का आ गया बीच में स्लाइड। ये करेले के ऊपर बात हो रही है। करेला हर तरह से एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करता है, जितनी चीजें बताई हैं, नया ग्लूकोज बनाता है, हेपेटिक ग्लाइकोजन बनाएगा। तो यानी जो भी चीजें ग्लूकोज को ब्लड में से कम करती हैं वो सारी मोमोडिका चरंचिया यानी करेला करता है। जयपुर में मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी, सबसे पहले जो स्टडी हुई थी उसमें ये उन्होंने सिद्ध किया था, एक एनिमल स्टडी हुई थी कि इंसुलिन लाइक इसमें मॉलिक्यूल्स हैं जो इंसुलिन के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है करेला। तो इसका जूस पिलाना चाहिए। खाली करेले की सब्जी खाने से डायबिटीज नहीं ठीक होगा। इसका जूस या इसके एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स या पाउडर, इसका ड्राइड पाउडर। हल्दी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। हमारे यहाँ हरिद्रा आमलकी के बारे में बताया गया। निशाधात्री कहते हैं उसको। निशाधात्री मतलब आंवले के रस में आप रात भर उसको रखिए और फिर उसको खाइए, हरिद्रा को या पाउडर बना के उसको पीजिए। तो हरिद्रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कहीं के ट्रायल्स मैंने निकाले हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर कम होती है, पीपी भी कम होती है। आप ये देखेंगे जहां इन्होंने ये दिया है, 2 डोज में दिया है इसको। कर्क्यूमा निग्रेंसिस बोलते हैं क्योंकि ये नीलगिरी पर्वतों में होता है ज्यादा करके, वहां की सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसका कर्क्यूमा लूंगा नहीं है, ये कर्क्यूमा नीलगिरेंसिस है। तो आप देखिए शुगर यहाँ भी कम हुई है, यहाँ भी कम हुई है, लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इन 10 वीक्स ग्रुप A treated with nilgirensis 1.5 ग्राम BD along, मतलब ये मॉडर्न मेडिसिन जो कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, जिसका ऑलरेडी आप मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, ग्लिक्लाजाइड दे रहे हैं, उसके साथ आपने ये हरिद्रा दिया है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव सिद्ध हुआ है। ये परसेंटेज में देखेंगे तो ये 10%, when used alone it was only 10% effect. When used in combination with the allopathic drugs, the reduction is 17%, which is highly significant. ये पोस्ट पेंडिल का वही उसी का चार्ट बना के दिखाया। गुडुची भी एक बहुत फेमस दवाई है। ये ब्लड शुगर जब दोनों का एक्सट्रैक्ट, मतलब विजय सार का और गुडुची का लिया गया, तो इस तरह से इसके रिजल्ट्स आए हैं। एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए, यानी गुडुची घनवटी का यूज करेंगे
तो वो भी बहुत अच्छा है। इसमें देखिए एक बात ये कही गई है कि जो ड्यू टू पेनक्रियाटिक आइलेट फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी, ये क्या है बेसिकली? क्या होता है, बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है या टिश्यू डैमेज है वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, बॉडी में घूमते रहते हैं, वो धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस कराते रहते हैं। जहां भी फ्री रेडिकल ज्यादा होगा उस ऑर्गन का डैमेज ज्यादा होगा, तो ये उस डैमेज से इसको रोकता है। फ्री रेडिकल का स्कैवेंजिंग करता है। स्कैवेंजर कौन होता है? जो उसको उसके ऊपर अटैक करता है और उसको खत्म करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही चीज तमाल है, क्लेरोडेंड्रम तमाल यानी तेज पत्ता। तेज पत्ते के ऊपर डॉक्टर चंदोला जी हैं हमारे मित्र, उन्होंने बहुत सारा काम किया था। ये उन्होंने बताया कि इंसुलिन का लेवल भी तमाल पत्र से बढ़ता है, यानी तेज पत्ते से बढ़ता है, लेकिन डोज इसकी 10 से 15 ग्राम पर डे है इन डिवाइडेड डोसेस, और इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है। यहाँ देखिए शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड का, इंसुलिन लेवल कम है। यहाँ इंसुलिन लेवल भी बढ़ गया, शुगर भी कम। ऐसे मेथी है, मेथी के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हुई है। इसमें मेथी हैज टू बी कंज्यूम्ड इन ए लार्ज डोज। ये कम से कम 15 से 20 ग्राम दिन में खाएंगे, तब जाके इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट आएगा। इसलिए आप 2-3 चम्मच तो पकड़ के चलिए कि आपको खाना ही है अपने डायबिटिक। ये कुछ स्टडीज हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लगे कि ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। ये सबके, अगर आप इंटरनेट में ढूंढेंगे 50 स्टडीज मिल जाएंगी जो ये बता रही है कि फेनुग्रीक यानी मेथी भी उतनी इफेक्टिव है जितना गुड़मार है। स्वर्शिया चिराटा, स्वर्शिया चिराटा मतलब ये किरातिक या चिराता, इसके भी ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। प्रोबेबली ये लिवर के थ्रू काम करता होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि चिराता एक बहुत अच्छा लिवर के ऊपर काम करने वाला हमारा द्रव्य है। तो ग्लाइकोजन और ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला जो काम वो शायद ये करता है। नीम बहुत इफेक्टिव है, शिलाजीत बहुत इफेक्टिव है। लहसुन, उससे जो कोलेस्ट्रॉल और वो जो मैंने बताया था कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और एचडीएल कम होता है, उसमें शायद बहुत इफेक्टिव है। तुलसी पत्र एंटी स्ट्रेस है, गुड़, ये आंवला बहुत अच्छा है। गोक्षुर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, ओपीडी में 3-4 केसेस के साथ ऐसा हुआ कि हम लोग जब खाली जामुन बीज, गुड़मार और ये सब दे रहे थे, इफेक्ट नहीं आ रहा था। पेशेंट ने कहा हमको सूजन भी है, पैर में सूजन आ गई, तो हमने गोक्षुर घनवटी लिख के दिया। जैसे दिया तो शुगर भी कंट्रोल आ गई। तो इसका भी एंटी डायबिटिक इफेक्ट को पोटेंशियल करने की क्षमता बहुत सारी है। जामुन बीज है जो बहुत, एक्चुअली ये एमडी का मेरा टॉपिक ही जामुन बीज का था। फाइकस बेंगालेंसिस यानी वट वृक्ष, न्यग्रोध, इसकी छाल का पाउडर, उसका काढ़ा पीना बहुत शुगर के ऊपर अच्छा काम करता है। न्यग्रोध आदि गण, जो कषाय गणात्मक द्रव्य है उसमें न्यग्रोध उत्तम है। बेसिकली देखिए, डायबिटीज प्रिवेंशन एंड रिवर्सल इन अर्ली स्टेजेस, जो आपको कहा गया कि आप रिवर्स कर सकते हैं, जो हमारे एक मित्र ने पिछली बार लिखा भी था, कर सकते हैं। आयुर्वेद ने भी ये कहा है। ये देखिए, यह तो आहारम शरीर से धातु साम्यकरम नरक, जो आहार से अपने शरीर की धातुओं को में साम्यता ला सकता है। सेवते विविधश्चा अन्य चेष्टा सुखम अश्नुते, यानी जो अलग अलग प्रकार की चेष्टा करते हुए, यानी एक्सरसाइजेस अलग अलग करे, बहुत सारा चेष्टावान हो, बहुत सारी एक्सरसाइज करे, और जो धातु साम्यता करता है आहार से, विहार से, ऐसा स सुखम अश्नुते, वो सुखी से जीता। सुख से जीता यानी उसका रिवर्स हो गया, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और लास्ट में ये बताना चाहता हूं, क्या डायबिटीज क्योरेबल है? ये एक आंसर सब लोग पूछते हैं मेरे से, मैं कहता हूं है। शायद इंसुलिन का मेरे पास विकल्प मैंने शास्त्र में से अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं, किसी को मिला हो तो मुझे जरूर बताइए। प्रमेहिणों, इन्होंने लक्षण बताया शास्त्र ने कि जो प्रमेही जिसका मूत्र अपिच्छल होगा, अनाविल होगा, पिच्छल यानी ऑयली नहीं है, स्लिमी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पानी के जैसा धारा प्रवाह है और बिल्कुल नॉन स्लिमी है। स्लिमी यानी बड़ा तेल के जैसा चिकट चिकट, वैसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर यूरिन है,
अनाविलम, जो बिल्कुल क्लैरिटी वाला है, जिसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं। विशदम, क्लियर है, क्लियर लुकिंग। तिक्त और कटु रसात्मक है। ये कैसे चेक करना है, इसके भी गैजेट्स जरूर कुछ डेवलप हुए होंगे कहीं। तदा आरोग्यम प्रचक्षते, जो जिसका यूरिन इस प्रकार का हो गया, उसको ये समझ लो कि उसको आरोग्य लाभ हो गया, ये समझ लेना चाहिए। यानी वो प्रमेय से मुक्त हो गया। तो प्रमेय से मुक्ति के जब लक्षण दिए हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि शायद प्रमेय से मुक्त हमारे बहुत सारे पेशेंट्स पहले होते होंगे, शास्त्रज्ञों ने, आचार्यों ने इसीलिए उसका लक्षण लिखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़ा पेशेंटली सुना। थोड़ा सा लेट भी शुरू किया था, मैंने भी थोड़ा सा हरी अप इसलिए किया है ताकि 2-4-5 मिनट हमको 1-2 क्वेश्चंस लेने के लिए मिल जाए। बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर सेशन तो हमारी सेपरेट है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो सभी जितने हमारे श्रोतागण हैं, वो सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, अगर वो इनको डॉक्टर रंजीत सिंह जी को भेज दें, तो ये एक कॉमन लिस्ट बना के मुझे देंगे और उनका विधिवत मैं उत्तर तैयार करके आपके समक्ष चौथी सेशन में स्पेशली पहले उन उत्तरों को दूंगा, फिर जो स्पॉट पे आएंगे वो उनके उत्तर मैं आपको दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा योग्य रहेगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का समय है। तो खाली ओपन हाउस छोड़ देंगे तो कहीं भटक जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस पहले से होंगे तो आई विल बी इन अ पोजीशन टू गिव यू द बेस्ट आंसर। मे भी कुछ चीजों का जवाब शायद मेरे पास ना भी हो, मुझे खोजना भी पड़े, तो वो मैं खोज भी सकता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूँ। रंजीत जी, आप इनसे सबसे प्रश्न ले लीजिएगा और चौथी सेशन हमारी प्रश्नोत्तरी की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर, एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, तो उनका उन्होंने मैसेज किया था कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन वाला उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर जो आप 1 मिनट के लिए बता पाए सर। हाँ, थोड़े में मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, मुझे व्यू नहीं मिल रही है। हाँ, देखिए, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन जो होता है ना, वो एंटीबॉडीज से होगा, या तो ऑटो एंटीबॉडीज होंगी, या फिर वायरीमिया होगा, वायरस कोई होगा। जो उसको मैंने जब अपनी स्लाइड बताई थी कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो मैंने बताया था कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो आके बीटा सेल के ऊपर अटैक करके वायरसेस को वायरसेस वो बीटा सेल्स को नष्ट करते हैं। दे आर स्पेसिफिक ओनली टू बीटा सेल्स। तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज होती है, इंसुलिन का डिस्ट्रक्शन होता है। या एक और स्टेज होता है जिसमें पेनक्रियास में कैल्कुलाई होते हैं, जगह जगह स्टोन्स निर्माण हो जाते हैं, उसका फ्लो पेनक्रियाटिक डक्ट का ब्लॉक हो जाता है, उससे भी बीटा सेल्स रिवर्स प्रेशर से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये अक्सर जो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन है, जो बहुत गरीब, जो भूखे प्यासे भिखारी टाइप लोग हैं, जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, बहुत गरीब हैं, तो उनको ये पेनक्रियाटिक कैल्कुलाई वाला ये होता है। अदरवाइज बीटा सेल डिस्ट्रक्शन ज्यादा करके ऑटो इम्यून या फिर वायरसेस की वजह से होता है, और वो टाइप 1 डायबिटीज को प्रोड्यूस करेगा। टाइप 2 डायबिटीज में जो बीटा सेल्स हैं, वो बेसिकली बीटा सेल्स का सिक्रीशन कम हो गया। बीटा सेल्स ने इंसुलिन प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि बीटा सेल फटीग हो गई। बहुत साल तक आप मोटे रहे, आप मीठा खाते रहे, बहुत सारे व्यायाम आपने नहीं किया, तो बहुत उनको बीटा सेल्स में से इंसुलिन निकाल निकाल के बीटा सेल फटीग हो गई। तो आज के जो द्रव्य हैं, या हमारे आयुर्वेद के द्रव्य हैं, बीटा सेल्स को फिर से नए सिरे से स्टिमुलेट करते हैं और इंसुलिन बनाने के। थैंक यू सो मच सर। शायद आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन था सर, बाकी आपने बता दिया कि क्वेश्चन मुझे सब लोग भेज देंगे, तो एक लिस्ट बन जाएगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो लिस्ट मुझे पहले एडवांस में भेज दीजिएगा, कम से कम 24 घंटे का टाइम दीजिएगा रंजीत जी मुझे। श्योर सर, ठीक मैं है, आज ही ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबको, बता तो दूंगा अगली कि बार हम मिलेंगे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ठीक, ओके सर। ओके देन, चलिए, सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
आई होप कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हमने डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, सॉरी, डायबिटीज की ट्रीटमेंट स्पेशली हमने देखा, और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखा कि क्या क्या रीजन हो सकता है डायबिटीज की, प्री डायबिटिक क्या है, और कंपैरिजन एलोपैथ और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या पोटेंशियल हमारे पास है। इससे पहली वाली क्लास में हमने मॉडर्न एस्पेक्ट देख लिए थे, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है स्पेशली कॉम्प्लिकेशंस पे, क्योंकि आज इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ हो रही है उसमें मैक्सिमम कॉजेस हैं डायबिटीज की, क्योंकि उसकी वजह से किडनी फेलियर, कार्डियक प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।